मैथमेटिक्स क्लास चल के नए सेशन के साथ हम यूनिट 22 कर रहे थे। उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 22.1 कर ली थी और बेसिक स्टैटिस्टिक्स के हवाले से हमने इंफॉर्मेशन जो है बहुत सारी हासिल कर ली थी। आज हम इसके अंदर कंसेप्ट पढ़ेंगे, इट्स कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी जो है, ये जब हमने लास्ट टाइम आपसे बात की थी इंट्रोडक्शन के वाले से, तो वहां पर बताया था कि जो बहुत सारी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं स्टैट्स के अंदर, उसके अंदर से सेंट्रल टेंडेंसी एक चीज होती है। सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो आप बिल्कुल आसान से जबान के अंदर समझ जाए इसको, ये एवरेज होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ किस्म की हम डिस्कशन ऐसे करते हैं जिसके अंदर हम एवरेज की बात कर रहे होते हैं। मतलब जैसे क्लास के अंदर अगर स्टूडेंट्स हैं आपके पास और आप ये कहें कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैज A1 ग्रेड या A ग्रेड, सी A ग्रेड, मेजॉरिटी स्टूडेंट हैव A ग्रेड, तो इस मींस कि A ग्रेड जो है उस क्लास का एवरेज है। यानी कि मेजॉरिटी से मतलब कि ज्यादातर लोगों ने, ज्यादातर स्टूडेंट्स से इस तरह से उसमें हासिल किए मार्क्स, ये उसका एवरेज कहलाएगा। और यही एवरेज जो उसकी सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो एक, इसने जो किताब के अंदर लफ्ज इसके ऊपर लिखा हुआ है वो एक एबिलिटी है कि वो ये करती है काम कि अगर आपके पास एक बहुत ह्यूज डाटा है, बहुत बड़ा आपके पास डाटा है, उस डाटा को एक सेंटर पॉइंट से रिप्रेजेंट करती है, एक पॉइंट से। यानी कि अगर मेरे पास सैकड़ों नंबर यहां पर हैं, उन सैकड़ों नंबर को सिर्फ मैं एक नंबर से रिप्रेजेंट कर दूंगा, वो मेरी सेंट्रल टेंडेंसी, वो मेरी सेंट्रल टेंडेंसी होगी, या इसको मैं एवरेज कहता हूं। अब सेंट्रल टेंडेंसी हम कैसे कर करते हैं? यानी कि उसमें बताइए कि अगर मेरे पास 100 लोगों का डाटा है, मैंने कलेक्ट किया डाटा इस तरह से कुछ से कि मैंने मुख्तलिफ स्कूल्स में गया मैं, और वहां पर मैंने पढ़ने वाले बच्चों की, जो मैट्रिक क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, उनकी मैंने एज पता की सबकी, और मेरे पास कोई 2000-3000 लोगों का डाटा, स्टूडेंट्स का डाटा हो गया, जिसमें 2000-3000 स्टूडेंट्स की एज मेरे पास है कि इनकी एज क्या है, जो मैट्रिक क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 10 में मुख्तलिफ कराची के मुख्तलिफ स्कूलों में। उसके बाद मैंने उनका एवरेज निकाला, जितने वो स्टूडेंट्स हैं उनकी सबकी एज को जमा किया, और एक नंबर मेरे पास ऐसा आएगा जो कि उस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। वो नंबर जो है इस सेंट्रल टेंडेंसी, और बेसिकली वो एवरेज ही है। और एवरेज जैसे कि आपने, जो लोग क्रिकेट के शौकीन हैं वो देखते होंगे कि आपके पास एवरेज आता है कि जनाब इसकी एवरेज, इस बैट्समैन की एवरेज कितनी है, तो एवरेज क्या होती है जनाब कि उसने एक इनिंग में कितने स्कोर बनाए। अच्छा, इस पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम एवरेज निकाल रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है वो एक फिगर है जो उसको रिप्रेजेंट करती है, उसके तमाम डाटा हो, कहीं पर उससे ज्यादा किया होगा, कहीं उससे कम किया होगा, लेकिन वो जो फिगर है वो उसको रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि मैं ये कहता हूं जनाब कि मेरा कोई शख्स है, वो जिम जाता है 45 मिनट के लिए डेली, क्या कहा मैंने, 45 मिनट्स के लिए डेली वो जिम जाता है। तो अब एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि डेली वो 45 मिनट्स के जाता हो, कभी वो 50 मिनट्स भी कर लेता होगा, कभी वो 40 मिनट्स भी कर लेता होगा, यानी कि कभी ज्यादा कर लेता होगा, कभी कम कर लेता हो। लेकिन हम जब एवरेज उसका निकालेंगे तो उसका एवरेज जो 45 आएगा, तो जब मैं ये जुमला बोलूंगा तो ये जुमला रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी एवरेज टाइमिंग को डेली बेसिस के ऊपर। इसी तरह से जब हमारे पास पूरे डाटा हमारे पास है, हम उनका एवरेज निकाल सकते हैं या सेंट्रल टेंडेंसी निकाल सकते हैं। ये एवरेज निकालने के हमारे पास 5 डिफरेंट मेथड है। कितने? हमारे पास 5 डिफरेंट मेथड है एवरेज निकालने के। ये इनके हम नाम लिखेंगे और फिर इनके ऊपर हम काम करेंगे मुख्तलिफ तरीकों से। सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज निकालने के लिए हमारे पास 5 तरीकेकार है। उसमें एक आता है अरिथमेटिक मीन, या सिंपल इसको आप मीन भी कह सकते हैं। उसके बाद मीडियन, उसके बाद मॉड, फिर जियोमेट्रिक मीन, और आखिर में हार्मोनिक मीन। ये 5 मेरे पास अलग अलग तरीके हैं, 5 अलग अलग तरीके हैं सेंट्रल टेंडेंसी ये एवरेज कैलकुलेट करने के। अगली तमाम क्लासों के अंदर हमने यही काम करना है कि हमने इसके मुख्तलिफ फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, और वो फॉर्मूले पढ़ने के साथ साथ हमने जो एक्सरसाइज लिखी है आपके सामने 22.3, इसको सॉल्व करना है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के डाटा मौजूद है, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ इसमें से मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और मीडियन और मॉड कैलकुलेट करना है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हमारे पास 3 किस्म का डाटा होगा, 3 किस्म का डाटा होगा। अब हर डाटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला अलग अलग होगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला किस तरह से मामला होगा। इसके अंदर एक जो डाटा होगा हमारे पास वो तो बिल्कुल ही अनग्रुप डाटा होगा,
जैसा कि हमने डेटा कलेक्ट किया था पिछली दफा हम जब क्लास पढ़ रहे थे, तो हमने उसमें डेटा कलेक्शन की थी, वो अनग्रुप डेटा था। अनग्रुप डेटा के लिए इन तमाम चीजों का एक अलग फॉर्मूला है। इसी तरह से हमारे पास एक डेटा होता है जो क्लासिफाइड डेटा होता है, और वो क्लासिफाइड डेटा जो है हमारे पास एक होता है डिस्क्रीट क्लास का, ये भी हमने किया हुआ है काम डिस्क्रीट क्लास का, और एक होता है कंटीन्यूअस क्लास का। कंटीन्यूअस क्लास का हम कैसे काउंट करेंगे, डिस्क्रीट क्लास के ये अलग अलग इसके सबके फॉर्मूले। आमतौर पे जो क्लास का फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन के अंदर फर्क है। फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही है, यानी कि हर 5 की आपके पास दो फॉर्मूले होंगे। अरिथमेटिक मीन जो है, ये चूंकि मीन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, लिहाजा इसके आपके पास 4 डिफरेंट फॉर्मूले होंगे। एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है, एक ग्रुप डेटा का मेथड है। वो हम बारी सारे पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर काम करेंगे। अभी हम आपको अनग्रुप डेटा के लिए जो इसके फॉर्मूले हैं सिर्फ वो बताएंगे, इन 5 के फॉर्मूले सिर्फ अनग्रुप डेटा के लिए, और उसके बाद हम इसके ऊपर काम करेंगे। इसमें ज्योमेट्रिक मीन के 2 फॉर्मूले हैं, अरिथमेटिक मीन के भी 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन का भी, उसके बाद आगे फॉर्मूला आएगा तो देखेंगे इसको, और फिर हार्मोनिक मीन का एक फॉर्मूला है। ये तमाम के तमाम फॉर्मूले हम एक-एक करके पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें किस तरह से हम काम कर सकते हैं। इसके लिए आप एक नजर एक्सरसाइज 22.3 के ऊपर डाल दीजिए। 22.3 का जो पहला सवाल है ये आपको मिलेगा पेज नंबर 158 पे आपकी बुक के, और ये आपके पास पेज नंबर 158 पे एक्सरसाइज 22.3 का पहला सवाल है। उसने कहा है फाइंड AM, GM, HM, median and mode in the following wherever possible। जहां पॉसिबल है वहां पर आपने AM, GM और HM निकालना है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज इसने दी हुई है। ये 7 वैल्यूज हम कोशिश करेंगे कि अभी इसी सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और हम सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला पढ़ लेंगे अलग-अलग, AM के लिए फॉर्मूला क्या है, GM के लिए फॉर्मूला क्या है, HM के लिए फॉर्मूला क्या है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां से हम स्टार्ट करते हैं AM से। जब कभी भी हम बात करेंगे मीन निकालने के लिए, जो डेटा हमारे पास होगा उसमें 2 चीजें होंगी। उसमें जो चीज हमें दी जाएगी वो ऑब्जर्वेशंस होंगी। जाहिर हर ऑब्जर्वेशन को अगर मैं x कह दूं, एवरी ऑब्जर्वेशन को मैं क्या कहता हूं, x। हर ऑब्जर्वेशन को अगर मैं x बोल दूं, ये मेरे पास x आ गया, अगर मैं x बोल दूं तो जो अरिथमेटिक मीन है मेरे पास, इसके अच्छा जो हमारे पास फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी वो इंपॉर्टेंट होंगी। मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को यहां पर बोल रहा हूं n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को मैं बोल रहा हूं n, ये n कहते हैं इसको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, और x जो है वो हैवी ऑब्जर्वेशन को हम x कह लें। तो आप देखिए कि अगर मैं एक छोटा सा डेटा आपके लिए लूं और उसका मैं एवरेज निकालना बताऊं आपको, तो आपको अगर याद हो, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 4 5 और 7 का एवरेज निकालिए, तो आप क्या करेंगे, ये कितने हैं टोटल 3, इसका मतलब आपका n जो है वो 3 होगा। यहां पर ये हर एक x है, आप इस पे प्लस कर लेंगे, 4 + 5 + 7 = 3, और ये क्या रहेगा 9 + 16 डिवाइड बाय 3, और ये रहेगा आपके पास 5 पॉइंट समथिंग 5.333 इस तरह से आएगा। ठीक है, क्यों ऐसे आएगा, ये आपने एवरेज निकाला है। इसका मतलब यहां पर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप डिवाइड करते हैं एवरेज निकालने के लिए, और जो ऑब्जर्वेशंस होती है उनको सम कर लेते हैं। तो अब इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे कैसे, ये जो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होगा हमारे पास, मैं सिर्फ अरिथमेटिक मीन की बात कर रहा हूं, इसका फॉर्मूला जो हमारे पास होगा वो कहलाएगा, अरिथमेटिक मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से x से। ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला यहां मैं लिख रहा हूं, x बार इज इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n। इसको मैंने पढ़ा है समेशन। समेशन का मतलब है मैंने इस सारे x को, जितने x मौजूद थे उन सबका सम कर लिया। ये एक लेटर है, ग्रीक लेटर, इस लेटर का नाम होता है सिग्मा। हम इस सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं समेशन को, और समेशन x हम इसको पढ़ते हैं समेशन x अपॉन n, यानी कि जितने x है उन सबको जमा कर दो, और जमा करने के बाद उसको n से डिवाइड कर लो। तो ये आपके पास अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला
यहां मैं कहीं लिख रहा हूं साइड में अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला आपके पास आ गया, am का फॉर्मूला आपके पास आ गया, x बार करके समेशन x अपॉन n। ठीक है, ये हो गया आपके पास अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। उसके बाद हम बात कर रहे थे मीडियन की और मॉड की। मीडियन और मॉड के अंदर भी कुछ इस तरह से ऑपरेशंस हैं, हम इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले इसका हम काम करते हैं मीडियन के अंदर, खासतौर पे मीडियन के अंदर हम सबसे पहले ये जो हम करेंगे तो बताएंगे आपको, इसके अंदर हमें अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को। सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम n को काउंट कर लेते हैं, n को। और दो बातें होती है, जो n है या तो ये इवन होगा या ऑड होगा, ऐसे होगा ना भाई। जब हमने n को काउंट किया, जैसे कि यहां पर n काउंट किया तो 3 था, अगर कोई और n काउंट करते हैं उसमें अलग 4 आ जाते हैं, यानी कि एक ऐसा डेटा ले लेते हैं, इसके आगे हम एक और नंबर देते हैं 9, ये 4 हो गए, ये 4 आपका n जो है वो इवन हो गया, अदरवाइज आपका n जो है वो ऑड था। तो इन दोनों के लिए आपके पास मीडियन का अलग अलग फॉर्मूले हैं। अगर आपकी ऑपरेशन ऑड है तो मीडियन जिसको स्मॉल m से साइन करते हैं, हम स्मॉल m से मीडियन को साइन करते हैं, और ये मीडियन आपके पास बराबर आ जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। यानी आपने पहले अरेंज कर लिया, अभी हम इसको करेंगे तो और अच्छी तरह से बनाने आपके। आपने इसको अरेंज कर लिया, और अरेंज करने के बाद आपने n काउंट की कि n कितने, n जो है वो ऑड नंबर के थे, तो आपने प्लस 1 किया उसमें, उसको डिवाइड किया 2 से, जो आपका आंसर आया वो वाली वैल्यू, वो वाली तरतीब से वैल्यू, वो वाली वैल्यू आपकी मीडियन होगी। और अगर आपके पास n जो है वो इवन आया तो फिर आपको एवरेज निकालना पड़ता है, और वो कुछ इस तरह समझाता है कि m बराबर हो जाए 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन को प्लस कर लेंगे, n अपॉन 2 कर ले इसको सीधा सा कैलकुलेट होगा, हाँ इसको ऐसे लिख लेंगे, मुश्किल हो जाएगा ऐसे आपने लिखना, आप इसको फॉर्मूले को ऐसे लिख लें, किताब के अंदर इसलिए मुश्किल मिलता है n प्लस 2 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। इन दोनों ऑब्जर्वेशन को आप प्लस करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड कर देंगे, n अपॉन 2th वैल्यू को प्लस n अपॉन 2th वैल्यू को। पहले आप ये दोनों वैल्यू निकालेंगे, निकालने के बाद फिर आप उनको डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपके पास मीडियन आएगा। मीडियन आएगा आपके पास इवन ऑब्जर्वेशंस का, जब ऑब्जर्वेशन आपके इवन नंबर में थी तो उसका आपके पास मीडियन आ जाएगा। इस तरह से मॉड की अगर हम बात करें तो मॉड जो है वो आसान सी बात है, ये यहां पर लिख देता हूं, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। क्या लिखा मैंने, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो डाटा आपके पास है उस डाटा के अंदर सबसे ज्यादा मर्तबा जो वैल्यू आएगी वो मॉड है, सबसे ज्यादा मर्तबा जो वैल्यू आएगी वो मॉड होती है। अब इसका ऐसा होता है कि कभी कभी कोई वैल्यू भी रिपीट होती है ना, सारी वैल्यूज एक बार होती है, तो फिर हम उसको कहते हैं वो डाटा नॉन मॉडल डाटा है, उसके अंदर मॉड नहीं है, नो मॉड लिख देते हैं, या उसको हम कहते हैं नॉन मॉडल डाटा, मॉडल मॉड उसमें नहीं है। और अगर ऐसा हो कि एक से ज्यादा वैल्यूज रिपीट हो गई हो, जैसे कि किसी डाटा के अंदर एक वैल्यू, दो वैल्यूज 3-3 मरतबा आ रही हो, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हो 2, तो फिर उसके 2 मॉड आते हैं, एक वैल्यू के, एक डेटा की और एक डेटा जो हमारे पास गिवन होगा उसके 2, 1 या 1 से ज्यादा मॉड हो सकते हैं। नो मॉड भी हो सकते हैं, नॉन मॉडल डेटा हो जाएगा, नॉन मॉडल डेटा हो जाएगा, और अगर एक से ज्यादा मॉड है तो हम उसको देंगे कि जो भी मॉड है वो हम देंगे कितने मॉड है इसके, ठीक है नी। ये हमारे पास आ गया मोस्ट रिपीटेड वैल्यू मॉड। इसी तरह हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले के लिए मैं सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता देता हूं, ये कोई बहुत मुश्किल सी चीज नहीं है, लेकिन ये ज्योमेट्रिक मीन ज्यादातर आमतौर पे नॉर्मली हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्वालिटेटिव डाटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल नहीं होती है। क्वालिटेटिव डाटा हम मैथमेटिकली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ज्योमेट्रिक मीन उसके लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा के लिए। और इसके अंदर जो है आपके पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कुछ इस तरह है, किताब में इस तरह से आपको दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मूला इसका कुछ इस तरह से है कि अंडर रूट के अंदर जितने x हैं, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय x3 मल्टीप्लाई बाय x4 मल्टीप्लाई बाय x5 एंड टिल n,
तमाम x को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद उसके ऊपर इंडेक्स लगा दिए यहां पर n का। n इज नंबर ऑफ ऑपरेशन, याद रखिएगा n इज नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो जितने x हैं उन तमाम x को आप मल्टीप्लाई कर देंगे और जितने x हैं वो यहां पर आप इंडेक्स लगा देंगे। इसको एक तरीका ये लिखेगा जो किताब में आपने उसको लिख कर दिखाया हुआ है, उसने ऐसे कुछ लिखा हुआ है x1 into x2 into x3 into x4 डॉट 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 xn होल पावर 1 अपॉन n। ये इस तरह से इसने हमें लिख के दिखाया 1 अपॉन n करके, ठीक है। तो आपके सामने ये यही बात है, इंडेक्स के अंदर ऐसी पावर होती है, यही बात है। एक ही तरीका है, इसको ऐसे लिखिए ऐसे लिख के ऐसे कैलकुलेट आपको ऐसे करना पड़ेगा। एक इसका तरीका ये है। दूसरा इसका एक और मेथड है और वो मेथड है वो हम जब हमारे पास आएगा सवाल फिर हम करेंगे, क्योंकि पहले सवाल के अंदर हमने इसके अंदर इसी मेथड से करना है, बेसिक मेथड से। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है ज्योमेट्रिक मीन की, ये बेसिक डेफिनेशन है। अच्छा हार्मोनिक मीन जो है, हार्मोनिक मीन अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल है। डेटा का रेसिप्रोकल कर दीजिए और उसको फिर आप निकाल लीजिए उसका मीन, तो आपके पास अरिथमेटिक मीन बन जाएगा। यानी कि ऐसा कुछ काम है, आपके पास जो हार्मोनिक मीन है HM वो बराबर होती है n अपॉन समेशन 1 अपॉन x। ये आपके पास इस तरह से इसमें रेसिप्रोकल 2 मरतबा करना है। यानी कि जो जुमला लिखा हुआ आपकी किताब के अंदर वो मैं पढ़ता हूं, फिर उसको डिसाइड करते हैं कि हार्मोनिक मीन HM इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द डेटा। पहले रेसिप्रोकल के डेटा को रिप्रेजेंट करके उसका अरिथमेटिक मीन निकालिए और उसके बाद उसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। यानी कि आपने ये 1 अपॉन x करना है रेसिप्रोकल दैट इज, और उसके बाद आपने इसका मीन निकालना है यानी कि समेशन 1 अपॉन x अपॉन n और उसको भी रेसिप्रोकल देना है। तो बेसिकली ये काम आपने करना है n अपॉन समेशन 1 अपॉन x। ये आपके सामने मैंने 5 फार्मूले बताए और ये 5 फार्मूले लीड करते हैं आपके पहले सवाल को 22.3 के, जिसके अंदर am जो है बराबर है x बार प्लस √x अपॉन n। मीडियन जो है वो आपके सामने ये मैंने लिखा, मॉड आपके सामने लिखा मॉड मोस्ट वाइब्रेटरी वैल्यू, और hm आपके सामने लिखा n अपॉन समेशन 1 अपॉन x। ये आपके पास hm आ गया, ये आपके पास gm आ गया है, gm आपके पास ये आ गया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 20.3 स्टार्ट करते हैं यहां से। इसके बाद हम दोबारा हम एक दफा फिर इन फॉर्मूलों को देखेंगे अगले सवाल के लिए, और उसमें हमें जो चीजें जैसे जैसे हमें क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे और उसके अंदर हमारे पास फॉर्मूले आएंगे, हम वो फॉर्मूले आपको बताते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे। अगर सारे फॉर्मूले एक साथ पुट कर देंगे तो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। अभी जो हमने फॉर्मूले पढ़े मैं एहतियातन उसको इधर कहीं साइड पे लिख देता हूं ताकि आपके नजर में रहे। am बराबर होता है x बार के और ये बराबर होता है समेशन x अपॉन n के। उसके बाद मीडियन के अंदर हमने आपके पास 2 फॉर्मूले बताए मीडियन के, एक है n अपॉन 2th वैल्यू और एक है 1 अपॉन 2 इंटू n अपॉन 2th प्लस n प्लस 2 अपॉन 2th वैल्यू। उसके बाद हमने आपको बताया मॉड जो है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है। और फिर आपने बोला जीएम जो है आपका वो बराबर है, इसको इसी तरह लिख देते हैं x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट xn तक की पावर 1 अपॉन n। और फिर हमारे पास hm है, hm हमारे पास बराबर है n अपॉन समेशन 1 अपॉन x। ये हमारे पास 5 फॉर्मूले हमने आपके सामने लिख दिए ताकि आपके ध्यान में रहे किस तरह से इस पे काम करना है। अब हम एक्सरसाइज 20.3 का पहला सवाल शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 20.3 का जो पहला सवाल है उसको सवाल को पढ़िए आप। उस सवाल के अंदर उसने आपसे 5 चीजें मांगी हुई है, लेकिन उसे कहा जहां पॉसिबल है वहां बताइएगा। और मैंने आपको बताया जैसे कि बहुत सारे ऐसे डेटा है हमारे पास जैसे कि एचएम और जीएम है जो कि हम नहीं निकाल सकते, बहुत सारे नॉमिनल डेटा के, या जो हमारे पास जो डेटा हमारे पास नॉमिनल डेटा होता है उसका हम नहीं निकाल सकते। जो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा होता है उसका हम बहुत सारों का ना एम निकाल सकते हैं, ना जीएम निकाल सकते हैं, ना
हम एचएम निकाल सकते हैं, हम मीडियन निकालेंगे, मॉड निकालेंगे, सिर्फ मॉड भी निकालेंगे, बाद में हम सिर्फ मॉड निकालना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा हमें किस तरह से है। तो फिर देखेंगे इसको सवाल को। सवाल आपके सामने पेज नंबर 58 पे है। तो पहला पार्ट है सवाल का। सवाल कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, फाइंड एएम, जीएम, एचएम, मीडियन एंड मॉड इन द फॉलोइंग, और आगे उससे लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर वेयर एवर पॉसिबल। और ए पार्ट यहां से हम शुरू करते हैं। ए पार्ट उसमें दिया हुआ है, ये ऑब्जर्वेशंस है 3.2, 6, 10, 12, 12, minus 20, 25, 28 और 30.8। क्या होगा इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज हैं आपके सामने। 3.2 है, फिर 6 है, फिर 10, फिर 12 है, minus 20, 25, 28 और 30.8। ठीक है, ये आपके पास डाटा है। इस डाटा का हमें ये सारी चीजें निकालनी है। सबसे पहले देखिए उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका ए एम देखिए कैसे निकलेगा। ए एम का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। ए एम बराबर होता है समेशन एक्स अपॉन एन के, और ये किस तरह से किया जाएगा काम, ए एम आपके पास बराबर आ जाएगा, इन सबको जमा कर लीजिए, 3.2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस माइनस 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30.8, और इसको डिवाइड कर दीजिए, जितने ऑप्शन देंगे दैट इज 9 ऑप्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब इसको आप जमा कर लीजिए। आप इसके इन सवालों के अंदर यू हैव टू यूज कैलकुलेटर, आपको कैलकुलेटर यूज करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये सवाल पॉसिबल नहीं है कि हो सके इस तरह से। इन सवालों में आपको, तमाम सवालों में आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको जमा कर लीजिए। अच्छा, इसको जमा करने से पहले एक काम, चूंकि ब्रैकेट हमने यूज किया है, यहां हम काम कर देते हैं कि हम कहते हैं कि 3.2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12, तो मतलब आया प्लस 12 माइनस 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30.8 डिवाइडेड बाय n। अब इसको आप टोटल कर लीजिए। इसका टोटल आपके सामने आ जाएगा 107। इसका टोटल 107 लिख दिया मैंने। इसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे, और जब इसको आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ए एम यहाँ पर आ जाएगा बराबर 11.888। आमतौर पर जब हम ए एम या जी एम निकाल होते हैं तो हम कम से कम 3 या 4 डेसिमल पॉइंट के बाद 3 या 4 वैल्यूज रखते हैं। यहाँ पर 3 वैल्यूज होती हैं। 11.888 आपके पास आंसर आ गया। ये आपका एम आ गया इस डाटा का। अब हम इसका निकाल लेंगे मीडियन। ये मीडियन निकालेंगे। इसका मीडियन निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पर हम हेडिंग लगा लेते हैं छोटी सी मीडियन की। यहाँ पर हम एक छोटी सी हेडिंग लगा लेते हैं कि अब हम मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं, और मीडियन जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इस डाटा को मुझे अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़े से पड़ेगी। -20 इसकी सबसे छोटी वैल्यू है, तो सबसे पहले -20 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास आएगा 3.2, फिर 6, फिर 10, फिर उसके बाद 2012 है, फिर 25 है, 28 है और 30.8 है। ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब n मेरे पास यहाँ पर 9 के बराबर है, लिहाजा मैं ऑड नंबर वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। और आपके सामने वीडियो निकालने के लिए क्या करूंगा, n प्लस 1/2th वैल्यू, n प्लस 1/2th वैल्यू मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरा मीडियन होगा यहाँ पर। ये मैंने दिया ऑब्जर्वेशन, और n प्लस 1/2th वैल्यू कैसे मिलेगी, n मेरे पास 9 है, प्लस 1/2 दैट इज 10/2 दैट इज 5th वैल्यू या 5th ऑब्जर्वेशन कहते हैं।
उसको, ठीक है। और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन मेरी बराबर है, यहां से गिनिए 1 2 3 4 5, ये मेरे पे फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब इसका डेटा मेरे पास, इसका मीडियन मेरे पास 12 आ रहा है, ये मीडियन हो गया। और फिर मॉड जो है, मॉड तो आसान सी बात है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, तो मॉड यहां पर हमें सीधा समझा रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर मॉड जो है वो 12 के बराबर है। ये आ गया आपके पास मीडियन, सॉरी ये आ गया अरिथमेटिक मीन, आ गया मीडियन, ये आ गया मॉड। अभी दो चीजें हमने इसकी और कैलकुलेट कर दी है, दैट इज जीएम और एचएम। जीएम और एचएम भी हमने इसका कैलकुलेट करना है। ये हमने यहाँ पर आपके सामने एएम, मीडियन और मॉड कैलकुलेट कर लिया है। अब इसका जीएम निकालने के लिए आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। डिनोमिनेटर की तमाम वैल्यूज अब आपस में मल्टीप्लाई होंगी, दैट इज 3.2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय -20 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 30.8, और इसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/9 की, इसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/9। इसमें जो हमारे पास जीएम की वैल्यू है वो यहां पर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जीएम की वैल्यू के लिए आपको बताऊं एक बात कि जीएम जो है वो हमेशा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का निकलता है। ये शायद बात पहले करने से जब मैं इसकी बता रहा था आपको कि सिर्फ ये क्वांटिटेटिव वैल्यूज का निकलता है और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का हम जीएम निकाल सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का। अगर नेगेटिव वैल्यूज होंगी तो हम उसका जीएम नहीं निकाल सकते। अब यहां पर चूंकि इस ऑपरेशन में सिर्फ एक नेगेटिव वैल्यू है, लिहाजा ये इस तमाम साधनों को खराब कर देगी और हम इसका जीएम नहीं निकाल सकते। और चूंकि जीएम नहीं निकाल सकते लिहाजा हम जीएम को कुछ लिखेंगे भी नहीं, ना वो जीरो है ना कुछ है, लिहाजा हम जीएम हम नॉट पॉसिबल करके लिख देंगे कि जीएम की कैलकुलेशन जो है, क्योंकि इसने कहा वेयर पॉसिबल, तो जीएम इसमें जो है वो नॉट पॉसिबल है। और मैंने आपको वजह बता दी, वजह मैं आपको यहाँ पर पॉइंट आउट भी कर सकता हूँ, ये जो -20 के लिए ये आपको दिखाना पड़ेगा इस तरह से कि इस वजह से आपके पास जीएम नहीं आ रहा है, ठीक है जी। ये आपका हो गया जीएम। अब हम आ जाते हैं एचएम के ऊपर। एचएम का फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार। एचएम का फॉर्मूला है n अपॉन समेशन 1/x, ठीक है जी। आप एचएम कैलकुलेट कर लेते हैं। एचएम हमारे पास बराबर हो जाएगा, अब ये 1/x की शक्ल में सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये सबसे पहले हो जाएगा 1/3.2 प्लस 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/12 माइनस 1/20 प्लस 1/25 प्लस 1/28 प्लस 1/30.8। ये सारा के सारा आपके पास डेटा आ गया इस तरह के शक्ल के अंदर, और उसके ऊपर आपके पास n जो है वो 9 है, यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये हम सारे कैलकुलेट करेंगे, 1 से सबको डिवाइड करके यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एचएम जो है, एचएम हमारे पास बराबर आएगा। अब हम एक एक करके बारी बारी ये तमाम को कैलकुलेट करेंगे। हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर जो है वो आपके पास होना चाहिए इस काम के लिए। 1 डिवाइडेड बाय 3.2, ये आपके पास आ रहा है 0.3125। ये मैं साथ साथ लिख रहा था आपके पास 0.3125। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 6 कर लेते हैं, यह रहेगा आपके पास 0.1666 166, 3 काफी है, प्लस 1/10 जो है वो 0.1 हो जाएगा। 1/1 डिवाइडेड बाय 12 जो है 1/12 जो है वो आपके पास हो जाएगा 0.083, ये भी 0.083, ये माइनस हो जाएगा आपके पास 0.05, ये प्लस हो जाएगा 0.04। 1 को अगर हमें डिवाइड करूं 25 से
0.04 आएगा। उसके बाद 1 को मैं डिवाइड करूं 28 से तो ये हो जाएगा 0.035 प्लस उसके बाद मैं 1 को डिवाइड करूंगा 30.8 से फिर मेरे पास आएगा 0.032। ये मेरे पास डेटा आ गया। माइनस डिवाइड करने के बाद ऊपर 9 मैं ऐसे लिख दूंगा। उसके बाद हम इसको प्लस कर लेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको 9 से डिवाइड कर लेंगे। ये आपके पास आ गया 0.8015 और फिर इसको आप 9 को इससे डिवाइड कर दीजिए 11.228। ये आपके पास HM आ गया। आपने ये सवाल सॉल्व किया। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए सॉल्व हुआ। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने डेटा लिया, डेटा का AM निकाला, HM निकाला और AM निकाला। उसके बाद HM निकाला, GM निकाला, मीडियम निकाला, मॉड निकाला। ये तमाम चीजें हमने इसके निकाली। ऐसे हमारे पास इसके अंदर मजीद अभी 6 सवाल हैं। हम इसके 6 सवाल आपके पास नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इस सेशन में हमने जो है वो डिटेल पढ़ी इस सेंट्रल टेंडेंसी की। ये फॉर्मूले आपके सामने लिखे और उसके बाद हमने इसको सवालों को सॉल्व किया। एक सवाल हमने पहला क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए हमने सॉल्व किया। अब B C D E F तक जो है इसमें मामला थे तो वो बाकी सॉल्व हम करेंगे अगले सेशन के अंदर। ये सेशन हमारा पर एंड होता है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए सॉल्व हुआ है।